हो गई। अच्छा जी, अब स्क्रीन सही हो गया है। ये अब इसको देखो, क्या फंक्शन था याद है किसी को लास्ट टाइम जो हमने किया था? Sir, F is ये क्या था? equal to F is equal to F इज A इक्वल टू A dot B dot C बी plus AD प्लस AD whole bar. ई डी। यस सर, ए ई को डी रिप्लेस कर दिया था ई से। ई यस सर, होल बार। होल बार। यस सर। तो ये, हाँ जी, ये फंक्शन है और ये फंक्शन फिर इधर ये देखो इधर मैप हुआ है। सो आई होप कि ये तो आपको क्लियर है। ठीक है, फिर ये इसका योलर पाथ है, ये भी आपको आता है कैसे बनाते हैं। यस सर। ठीक है, जो मैं निशानदेही करना चाह रहा हूँ, जो मैं निशानदेही करना चाह रहा हूँ वो इधर है। ये इस लाइन को देखो आप, इसको मैं अंडरलाइन कर रहा हूं। ये इसमें क्या मसला है आपके ख्याल में? इसमें मसला ये है ना कि इस पॉइंट पे, सही है, इस पॉइंट पे दो चीजें कट कर रही हैं। अगर हम मेटल 1 यूज करें जो कि ये ब्लू लाइन है, तो जो सेम कलर की लाइंस है ना, ये आपस में एक दूसरे के ऊपर नहीं आ सकती क्योंकि वो सेम लेयर में होती हैं। ये जो आपकी वो है ना लेआउट है, ये इसको आप समझ लें कि ये इस तरह 3 डायमेंशनल होती है। ये अगर सबट्रैक्ट है ना, तो इसके ऊपर ऐसे, ये फिर इसके ऊपर ऐसे, ये मुख्तलिफ लेयर्स होते हैं। ठीक है, अगर आप लैब में जो लेआउट है उसको अगर आप 3D में व्यू करें, तो वो आपको ऐसे नजर आएंगी जैसे जिस तरह बिल्डिंग होता है। 3D मॉडल नहीं होता बिल्डिंग का, उस तरह होता है कि मुख्तलिफ लेवल्स होते हैं, ये मुख्तलिफ लेयर्स हैं। मेटल 1, मेटल 2 या ऑक्साइड या पी टाइप की जो डिफ्यूजन है या एन टाइप की जो डिफ्यूजन है, ये इस तरह नजर आती है। तो इसलिए अगर एक ही किस्म का, जैसे ये अगर मेटल 1 है, तो इसको दूसरा मेटल 1 ऐसे नहीं क्रॉस कर सकता। ये मेटल 1 है तो ये मेटल 1 नहीं हो सकता। ठीक है, ये नहीं हो सकता। और लास्ट टाइम हमने ये गलती की थी, फिर शायद इसको सीधा करने के लिए हम कहीं और से ले आए थे। लेकिन वैसे मैं आपको बता दूं कि इसका फिर हल ये है कि फिर आप मेटल 2 यूज करते हैं। ठीक है, इधर आप एक कंटेक्ट डाल लेते हैं, ठीक है, जैसे ये, और इस मेटल 1 यहाँ पे मेटल 2 के साथ कनेक्ट हो जाता है। ठीक है, और फिर आप कहते हैं कि नाउ दिस इज मेटल 2, और इसको फिर मैं क्रॉस ले आ सकता हूं। ठीक है, इसको फिर मैं इसके ऊपर क्रॉस ले आ सकता हूं। किधर गया? सही हो गया कि नहीं? सर दोबारा समझ आ गई आप लोगों को? सर ये पॉइंट अगर ये मेटल 2, नो सर। मैं ये कह रहा हूं कि सेम मेटल लेयर जो है, सेम मेटल लेयर जो है, ये एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर सकता। लेकिन अगर मैं इस वाले को, ये जो रेड लाइन है, इसको मैं मेटल 2 बना दूं, तो फिर ये क्रॉस हो सकता है। ठीक है, सो मेटल 1 आपस में क्रॉस नहीं हो सकते, वो फिर शॉर्ट होते हैं। लेकिन मेटल 1 और मेटल 2 ये डिफरेंट लेयर है, मेटल 2 डिफरेंट लेयर है। जो आजकल के आईसीज है ना, चिप्स हैं, उसमें बहुत सारे मेटल के लेयर्स होते हैं, ऑलमोस्ट 8, 9, 10, 12 तक होते हैं। कि मेटल 1 एक लेयर पे कनेक्ट कर रहा है, मेटल 2 दूसरे लेयर पे कनेक्ट कर रहा है। ठीक है, तो सेम लेयर में चीजें क्रॉस नहीं कर सकती, लेकिन डिफरेंट लेयर्स में चीजें एक दूसरे के ऊपर आ सकती हैं क्योंकि उनके हाइट में फर्क होता है। ठीक है ना, उनके हाइट में फर्क होता है, तो इसलिए वो क्रॉसिंग फिर आपको 2D में तो नजर आती है, लेकिन 3D में जब उसको देखेंगे तो फिर वो एक दूसरे को क्रॉस नहीं करते।
सही हो गया। हम जो सर फिर अगर एरिया इधर पहले फाइंड करते थे, ये यस तो उससे एरिया कम आएगी सर हमारे पास। अच्छा, अब एरिया की बात करते हैं कि एरिया क्या होगा इसका। ठीक है, एरिया इसका ये होगा कि दिस इज 1, ठीक है, ये जो है ये 2 है, ये 1 और 1 को ऊपर से मिला रहे हैं तो ये 2 है, ये जो एन टाइप डिफ्यूजन है ग्रीन ये 3 है, ये जो है ये 4 है, ठीक है, आउट का जो है ये 5 हो गया, सही है। और याद रखो मेटल 1 और मेटल 2 जो हैं इसको आप एक बार काउंट करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये एक दूसरे के ऊपर पैरेलल में इस तरह रन करती हैं, सही है। तो इनको ना आप ये जो दोनों हैं इनको एक दफा काउंट करोगे 6, फिर ये 7 और ये 8, सही है। तो 8 इसमें लेयर्स हैं, सर 9। ठीक हो गया। 9 कौन सा? सर ये जो सर जो हमने एक, एक नीचे से जो एक हमें आउटपुट का ड्रॉ की थी वो हम ऊपर शिफ्ट कर रहे हैं ना। देखो, एक वो तो सर ने आउट कहा का कि हो गया, पैरेलल ले रहे हैं। वो मैंने कहा कि मेटल 1 मेटल 2 जो है उन वो पैरेलल में रन करते हैं, 2 डिफरेंट मेटल लेयर्स हैं, तो वो एक दफा काउंट करेंगे, तो उसको मैंने एक दफा काउंट किया है। फिर 7 जो सर है ये एंड मेटल डिफ्यूजन है। जो है जी यस सर। सर जो मेटल 1 है वो 2 और 2 पॉइंट को आपस में ज्वाइन करेंगे ना, और हम्म मेटल 2 जो है वो जो है हमारे पास जो हमारे पास ई है उसको आउटपुट से कनेक्ट करिए ना, ए और ई को। इसको मेटल देखो 2 कंसीडर कर रहे हैं ना सर। ये ऐसे है, ये मैं तो दोबारा बनाता हूँ, ये 2 है एक साइड पे और ये 2 है फिर दूसरे दूसरे साइड पे। तो ये जो कनेक्शन है ये वाला, ये पहले हमने बनाया था मेटल 1 से, यानी ये ग्रीन ये ब्लू था, और इधर वाई का कनेक्शन है, ये वाई है, इधर वाई का कनेक्शन है, तो ये दोनों इधर क्रॉस कर रहे थे। तो मैं ये कह रहा हूं कि जब मेटल 1 यहां पे भी हो और मेटल 1 यहां पे भी हो तो ये क्रॉसिंग नहीं हो सकती, ये क्रॉसिंग नहीं हो सकती। तो फिर हम क्या करते हैं कि हम 2 को उठा लेते हैं मेटल 1 के थ्रू और यहाँ पे एक और कांटेक्ट डाल लेते हैं, इस तरह 2 को उठा लेते हैं मेटल 1 के थ्रू और यहाँ पे एक और कांटेक्ट डाल लेते हैं और इन दोनों को मेटल 2 से बनाते हैं। ये अब मेटल 2 है, और अब इसको जो Y है वो इसको ऐसे क्रॉस कर सकता है, ये मेटल 1 है, ठीक है। अब ये ओके है, इसमें कोई मसला नहीं है, ठीक हो गया। सर फिर हमें मेटल 1 और मेटल 2 को एक ही कंसीडर करना चाहिए था ना, नहीं हमने नहीं, तो एक 2 नहीं, दफा कंसीडर किया। तो हम इसको नहीं कंसिडर कर रहे ना, हमने इसको एक दफा कंसिडर किया है, 6, 2 दफा नहीं कंसिडर किया। ये देखो ना, ये जो ID लेकिन 6 सर है, हमने यस सर एक दफा। सर आउट आउट मेटल 1 है ना सर। आउट मेटल 1 है बिल्कुल। तो सर फिर मेटल 1 और मेटल 2 को आप कह रहे हैं कि एक ही दफा कंसीडर करना है, तो फिर सर हम एक दफा क्यों नहीं कंसीडर कर रहे? तो एक ही दफा हाँ सॉरी, ये बात ठीक कह रही है, ये और ये, ठीक है, ये एक लेयर हो गया, ये 6 हो गया और ये 7 हो गया, ठीक है, थैंक यू। आउट यानी जो मेटल 1 का है और जो मेटल 2 का लेयर है, ये आपस में एक ही हाइट पे हैं, तो इनको हम एक कंसिडर करेंगे, 2 दफा काउंट नहीं करेंगे मेटल 1 और मेटल 2 को, ठीक है।
सर फिर तो जो हमारे पास पुल अप नेटवर्क है वहां पे भी यही होगा ना, मेटल मेटल 1 और मेटल पुल 2 अप में तो सेम ऐसी सिचुएशन नहीं है। नहीं, लेकिन पुल अप में तो मेटल 2 है ही नहीं ना, किधर है मेटल 2? यस सर, वो एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर रहे। यस सर। सर अगर सर ये सिचुएशन आती है तो मेटल 2 पुल यूज अप कर में सकते मेटल हैं 2 ना। नहीं है। क्या कह रहे हैं? सर अगर सिचुएशन आती है तो फिर वहां पर भी मेटल 2 यूज कर सकते हैं ना। हाँ, ये सिचुएशन है जो मैंने आपको बता दी। इसमें फिर हमें मेटल टूल यूज करना पड़ेगा। एक एक तरीका ये है, दिस इज मेथड नंबर 1। सही है, इसको मैं कहता हूँ मेथड। यार ये सर ये लेयर वैसे मतलब इसका मेटल का ये या है। क्या लेयर कहेंगे, क्योंकि हमने जो बाकी है एन डिफ्यूजन, पी टाइप डिफ्यूजन और वीडीटी ग्राउंड सारे मतलब हमें पता है, तो इस मेटल्स को कौन सा नाम देंगे? सॉरी, क्या कह रहे हो? सर मैं ये कह रहा था कि हम देखें ना तो हमारे पास सारे जो मेटल्स हैं उनके नेम हमें ये मतलब तुम्हारे माइक से इतना शो। एक मिनट सर, मैं ये पंखा बंद कर दूं। सर ये मेटल टू को हम नेम कौन सा देंगे? बाकी तो हमारे पास ये जो बाकी मेटल्स हैं हमें पता है। क्या मतलब नेम? नेम इसका मेटल 2 ही है ना, जो भी हो वो डिपेंड करता है। मसलन अगर ये कॉपर है तो मेटल 2 कोई और मटेरियल होगा। इस तरह मेटल 3 कोई और मटेरियल होगा। मैंने आपको कह दिया कि मॉडर्न आईसीज में 12 तक मेटल लेयर्स होती हैं। और मैंने इधर आपको यही बता दिया कि ये मेटल लेयर्स जो हैं ये इस तरह होती है, इस तरह 3D बिल्डिंग। ठीक है, तो वो डिफरेंट लेवल पे चीजों को कनेक्ट करती हैं। तो इट डिपेंड्स, मेटल 1 कैन बी कॉपर, मेटल 2 कैन बी सम अदर मटेरियल। द इम्पोर्टेंट थिंग इज कि वो दो डिफरेंट मेटल्स हैं। और मेटल्स हमेशा क्या करते हैं, मेटल्स हमेशा जो हैं वो कनेक्ट होते हैं एन टाइप या पी टाइप डिफ्यूजन्स के साथ, या ग्राउंड के साथ, या वीडीडी के साथ। तो ये जो ब्लू है, ब्लू लाइन में जो भी लाइंस हैं ये सारे मेटल 1 है। ठीक है, ये सारे मेटल 1 हैं। तो ये ब्लू लाइंस आपस में एक दूसरे के ऊपर नहीं आ सकते। दिस वाज द इशू कि हम इसको एक दूसरे के ऊपर ले आए थे। ठीक है, क्लियर हो गए? यस सर। अच्छा, अब ये देखो, ये एक आइलर पाथ है ना, ये एक आइलर पाथ है कि आप V से स्टार्ट करो, ये V है। सही है, और ये पूरा पॉइंट 1 है, और ये पूरा पॉइंट V है। तो एक एक पाथ ये है AEDCD, और यही हमने बनाया था, AEDCD। ठीक है, कि V से आप 1 आओ ट्रांजिस्टर A के थ्रू, 1 से आप Y पे जाओ ट्रांजिस्टर E के थ्रू, Y से आप फिर 1 पे जाओ ट्रांजिस्टर D के थ्रू, 1 से फिर आप V पे जाओ ट्रांजिस्टर C के थ्रू, और V से फिर 1 पे आओ ट्रांजिस्टर B के थ्रू। तो ये पाथ है, इधर से इधर, इधर से इधर, इधर से इधर, और इधर से इधर। ठीक है, इस तरह नीचे भी यही है कि इधर से इधर, इधर से इधर, इधर से इधर, ऐसे ऊपर। ठीक है, तो ये जो सिचुएशन है ये वाली, कि दो चीजें आपस में क्रॉस कर रही हैं,
ये हम योलर पाथ से पता भी लगा सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इधर देखो कि 2 और 2 इन दोनों को आपस में हम कनेक्ट करेंगे, सही है। तो जब कनेक्ट करेंगे तो या ऊपर करेंगे या नीचे करेंगे, सही है। अब अगर ऊपर करेंगे तो देखो y जो है वो हम ऊपर कनेक्ट करेंगे क्योंकि ये आउटपुट है, और g हम नीचे कनेक्ट करेंगे क्योंकि ये ग्राउंड नीचे है। तो अगर हम 2 को ऊपर से ले जाएंगे तो y के साथ क्रॉस करेगा, अगर 2 को नीचे से ले जाएंगे तो ग्राउंड के साथ क्रॉस करेगा। प्रॉब्लम समझ आ गई है? यस सर। 2 को अगर मैं ऊपर से ले जाता हूं ऐसे तो y के साथ क्रॉस करेगा, और 2 को अगर मैं नीचे से ले जाता हूं ऐसे तो वो ग्राउंड के साथ क्रॉस करेगा, सही है। तो इसका मतलब है कि ये जो आइलर पाथ है ये इट इज नॉट द बेस्ट वन विद रिस्पेक्ट टू लेआउट, क्योंकि इसमें जो मेटल 2 है, मेटल 2 की रिक्वायरमेंट मस्ट है। और बाद में हम पढ़ेंगे कि आप जितनी भी कंटेक्ट ज्यादा करेंगे, जैसे ये कंटेक्ट हमने ज्यादा लगा दिया इधर ये वाला और ये वाला जो मेटल 1 और मेटल 2 को कनेक्ट कर रहा है, ये कंटेक्ट ज्यादा हो गया। जितनी आप कंटेक्ट ज्यादा करेंगे उतने आपकी सर्किट की स्पीड पे असर पड़ेगा, ठीक है। तो नेक्स्ट स्लाइड में ये एक और आइलर पाथ है, इसको देखो, ये भी एग्जैक्टली यही प्रॉब्लम है, लेकिन इधर आइलर पाथ डिफरेंट है। इधर आइलर पाथ क्या है, वो है ए ई डी सी बी, ठीक है। तो ये उससे डिफरेंट है, यानी ए ई फिर डी सी बी। ये मैंने वही तो नहीं ओपन कर दिया, हाँ ये मैंने वही ओपन कर दिया, सॉरी। एक ये है और एक ये है, सॉरी, ये वाला। तो ये वाला क्या है, ये है ए बी सी डी ई। तो ये आइलर पार्ट डिफरेंट है, ठीक है। ये कैसे है, ये स्टार्ट हुआ है वी से, तो ए ये हो गया, फिर बी से गया ऊपर, ठीक है, फिर सी से नीचे आया है, फिर डी और फिर ई। तो ये अब डिफरेंट है। तो ए से बी, बी से सी, सी से डी और फिर ई, ठीक है। अब इसको देखो, इसमें वो मसला नहीं आएगा। इसमें 2 यहाँ पे 2 एक ही दफा है, इसमें देखो ना 2 एक ही दफा है, ठीक है। अगर इसको मैं प्लॉट करूं यूसी के, इसमें वो वाला मसला नहीं आता कि ब्लू लाइंस एक दूसरे के ऊपर आ जाएं, सही है। जी सर। समझ आ गई है कि नहीं? इसमें हमने क्या किया कि जो योलर पाथ है वो डिफरेंट है। इसमें देखो जो आइलर पाथ है वो डिफरेंट है। पहले वाले में क्या था, मैं पहला वाला बना देता हूं इधर, कि 2 से आप y पे आ जाएं, मैं इधर वो बना लेता हूं। 2 से आप y पे आ जाएं थ्रू ट्रांजिस्टर A, ठीक है, और y से फिर आप ये क्या चीज है, y से आप 4 पे जाएं, 0.4 पे थ्रू ट्रांजिस्टर E, तो y से आप 4 पे जाएं थ्रू ट्रांजिस्टर E, 4 से आप G पे जाएं थ्रू ट्रांजिस्टर D,
4 से आप G पे जाएं थ्रू ट्रांजिस्टर D, G से आप 3 पे जाएं थ्रू ट्रांजिस्टर C, और 3 से आप 2 पे जाएं थ्रू ट्रांजिस्टर B। ठीक है, तो अब ये वाला जो पाथ है, दिस इज प्रॉब्लमेटिक। वो मैंने एक्सप्लेन कर दिया, दोबारा करता हूं। वो इसलिए प्रॉब्लमेटिक है कि अगर ये 2 है और इस साइड पे भी 2 है, देखो ये वाला फाइनल, तो मुझे इनको कनेक्ट करना है। तो मैं यहाँ ऐसे करूंगा, अगर ऐसे करूंगा तो बीच में यहाँ पे y है, तो y ऊपर से जाएगा तो इधर क्रॉस होगा। ठीक है, या दूसरा ऑप्शन ये है कि 2 को मैं कनेक्ट करूंगा नीचे। प्रॉब्लम ये है कि बीच में ग्राउंड है, वो फिर इधर क्रॉस करेगा। ठीक है, लेकिन अगर आप इस वाले को देखोगे, इसमें ये प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, इसमें देखो आप y को आपने कनेक्ट कर दिया, सही है, और ग्राउंड को आपने नीचे कनेक्ट कर दिया। 2 को कनेक्ट करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि 2 एक ही पॉइंट है। 2 एक ही पॉइंट है। 2 जो है वो जिन दो ट्रांजिस्टर्स के दरमियान था, वो एक दूसरे के बाद आ गए। सही हो गया? यस सर। यस सर। प्रॉब्लम की समझ आ गई है कि जब भी आप यूलर पाथ बनाए ना, तो पहले इस वाले प्रॉब्लम को चेक करें। यूलर पाथ बनाने के बाद चेक फॉर ओवरलैप्स। ठीक है, चेक फॉर मेटल वन ओवरलैप्स, कि मेटल वन में ओवरलैप्स तो नहीं है, क्रॉसिंग तो नहीं है। अगर क्रॉसिंग है तो जैसे आप में से पिछली दफा किसी ने कहा था कि यूलर पाथ तो बहुत सारे हैं, तो बस जब बहुत सारे हैं तो फिर दूसरा उठा लें। सही है? ओके सर। अगेन अगर इसका अगर एरिया फाइंड करें, तो दिस इज लेयर 1, दिस इज लेयर 2, this is layer 3, sorry, this is layer 3, this is 4। ठीक है, अच्छा, इससे कभी कंफ्यूज नहीं होना, ये मैं इसको मिटा देता हूं। ठीक है, ये जो लाइन होती है ना, मैं इसको कोशिश करता हूं ये मिट जाए, नहीं ये नहीं मिट रही। ये जो बाहर ले जाने वाली लाइन है, ये नहीं होती इस तरह। जैसे मैंने कहा ना, ये पूरा स्ट्रक्चर 3 डायमेंशनल होता है, तो बेसिकली कनेक्शन यहां से होता है। ये जो लाइन है ना, इसी से कनेक्शन होता है। ठीक हो गया? तो ये पूरा एक पॉइंट है। सही है? तो ऐसा ना हो कि इसको एक दफा काउंट करें और फिर इसको काउंट करें, ये गलत होगा। ठीक है, ये एक ही कनेक्शन है। तो दिस इज 5, this is 6 and this is 7। तो 7 पॉइंट्स ये हैं, तो 8 into 7 से क्या बनता है? 56 लेमडा मल्टीप्लाई बाय, इस डायरेक्शन में तो आसान है। सो दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, this is 4, this is 5 virtual, this is 6। So 6 into 8, 48 lambda। ठीक हो गया? यस सर। तो लास्ट टाइम अगर जो मैंने एग्जांपल सॉल्व की थी ना, उसको चेक करो, उसमें गलतियां थी, इसलिए मैंने जो है इसको दोबारा ट्राई किया था। तो आप इसको चेक करो, और जो ये पॉइंट्स है ना, इनको आप अपने माइंड में रखो। ठीक है, कि सेम मेटल लेयर पे क्रॉसिंग नहीं हो सकती। सर इधर तो Sorry? मतलब सेकंड, इधर तो पॉइंट नंबर जो 2 है सर, वो सिर्फ 2 ट्रांजिस्टर शेयर कर रहे हैं ना। लेकिन सर ऐसे भी होता है हाँ कि जी। अक्सर हम लोग नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर्स जो होते हैं, मतलब A B C D E तीनों
आपस में पैरेलल में लगे हुए होते हैं, वो सेम पॉइंट शेयर कर रहे होते हैं, मतलब 2 पॉइंट जो हो वो अगर 3 या 4 ट्रांजिस्टर शेयर, सर वो तो मस्ट ओवरलैप करेंगे फिर, चाहे आप कोई भी आइलर पाथ लगा लें। 2 में तो हम आगे पीछे कर लेंगे सर, लेकिन 3 आ जाएंगे, 4 आ जाएंगे, 5 आ जाएंगे और वो सेम पॉइंट शेयर कर रहे हैं, तो सर उसमें तो ओवरलैपिंग आएगी सर, तो उसका फिर फिर क्या करेंगे? उसमें उसमें फिर मेटल 2 यूज करना लाजमी होगा। ठीक है सर, यस सर। है ना? मैंने आपको बता दिया ना फिर कि सर मेटल, जो आजकल आईसीज हैं उनमें बहुत सारे जी सर मेटल 1 और मेटल 2 को तो हम सेम कंसिडर जी, करते कौन हैं, क्वेश्चन मतलब पूछ रहा उसका है क्या? हमारे पास उसमें, सर मैं भी रहा जी जी बताओ। सर, उसमें तो हम मेटल 1 और मेटल 2 को सेम कंसिडर करते हैं, तो मतलब हमारे पास जो लेंथ होती है उस पे कोई इफेक्ट नहीं होता, लेकिन विड्थ में ये होता है कि हमारे पास कांटेक्ट ज्यादा हो जाते हैं, तो विड्थ का जो हमारे पास एरिया आता है वो थोड़ा ज्यादा हो जाता है, तो इस तरह पूरे सर्किट का एरिया ज्यादा हो जाता है। हाँ ऑब्वियसली डिसएडवांटेज तो है ना। मैंने आपको कहा कि कंटेक्ट जितने यस, ज्यादा होंगे उतनी सर्किट की स्पीड भी कम होगी। यस सर, सही है। कांटेक्ट, यस सर, ठीक है, समझ आ गई, यस सर। अच्छा, विद दिस डिस्कशन मैं लेआउट्स को क्लोज कर रहा हूँ। सही है। इधर हम लेआउट्स की डिस्कशन कंप्लीट कर रहे हैं। ठीक है। प्लीज आप प्रैक्टिस करें डिफरेंट एग्जांपल्स, कहीं से भी, बुक से, नेट से, असाइनमेंट में भी कुछ थे वो आप ट्राई करें। और क्वेश्चंस आपको पता है कि लेआउट के बारे में क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जो असाइनमेंट में था, एक क्वेश्चन ये था कि ये लेआउट है, इसका फंक्शन क्या है, यानी इक्वेशन कौन सी इक्वेशन को इम्प्लीमेंट कर रहा है। अच्छा, ये लेआउट है, इसमें ऑप्टिमल लेआउट ये है कि नहीं, इससे ऑप्टिमल लेआउट बना सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल इस एग्जांपल में जो पहली स्लाइड थी वो इतना ऑप्टिमल नहीं है, जो दूसरी स्लाइड है ये ऑप्टिमल है। ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन हो सकता है। फिर ये हो सकता है कि क्या कहते हैं, और आपको क्या दिया था इसमें असाइनमेंट में, सर एरिया फाइंड करना था, फंक्शन हाँ फाइंड एरिया, करना था स्टेटमेंट से। एरिया, हाँ एरिया फाइंड करना। तो ये 3-4 क्वेश्चंस हैं, इस पे आप प्रैक्टिस करो मुख्तलिफ तरीकों, तो फिर डिस्कस कर लेंगे। सही है। सर तो फिर असाइनमेंट में आगे जाते मिस्टेक्स, हैं। मतलब अगर ये चीजें सर क्लियर अभी है आपने तो फिर आगे जाते हैं। यस सर, सर एक्सक्यूज मी, वो मैं देखूंगा, अभी तो कल रात। जी सर आप हमें असाइनमेंट का 1 दिन का और टाइम दें ताकि हम ना ये वाली जो मिस्टेक हम करेक्ट करें, तो हम असाइनमेंट में भी कर लें सर, ये कॉन्टेक्ट्स वाली और मेटल 1 और मेटल 2 वाली। बस अभी तो आपने सबमिट कर दिया ना, कोई मसला नहीं है, इट्स नॉट अ इशू। असाइनमेंट के बारे में वैसे भी मैं जो है वो, क्योंकि मुझे पता है कि लोग असाइनमेंट कॉपी करते हैं तो असाइनमेंट का गोल मेरे लिए ये नहीं होता कि आप को मैं असाइनमेंट में चेक करूं। असाइनमेंट का गोल सिर्फ ये है कि आपने सबमिट किया है और आपने जितने क्वेश्चंस थे सब क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया है। ठीक है। मैं ये चीजें चेक करूंगा। असाइनमेंट किसने खुद किया है, किसने छापा मारा है, वो कुछ से मुझे पता चल जाता है। तो अगर कोई ऐसा मसला है तो इट्स नॉट अ इशू। जिन लोगों ने सबमिट नहीं किया उनके मार्क्स 0 होंगे। जिन लोगों ने सबमिट किया है और सारे क्वेश्चंस किए हैं तो उनके मार्क्स सेम होंगे। ठीक है। और क्विज से फिर पता चलेगा कि किसने असाइनमेंट खुद किया और किसने खुद नहीं किया। आप दूसरे से भी करें, कोई मसला नहीं है, लेकिन समझ के कर लें। ठीक है। क्लियर हो गया? यस सर, ठीक है। यस सर। जी सर। अच्छा जी, तो अब स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक।
नेक्स्ट टॉपिक, अच्छा ये भी मैं बंद कर दूँ। नेक्स्ट टॉपिक ये है, अच्छा जी। सो द नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट मॉसफेट। इसकी थ्योरी के बारे में है, इसकी ऑपरेशन के बारे में है, और उसके स्केलिंग, यानी जब हम इस ट्रांजिस्टर को छोटा करते हैं तो उसमें क्या मसला आता है, क्या मसाइल आते हैं, उसके बारे में ये सीरीज ऑफ लेक्चर हैं। इस मॉसफेट के आईवी कैरेक्टरिस्टिक के बारे में भी हैं, और ये सोर्स हैं कि स्लाइड्स कहाँ से लिए गए हैं। ठीक है, ये स्लाइड्स जो बुक वाले स्लाइड्स हैं उनसे मुख्तलिफ हैं, क्योंकि बुक वाले जो स्लाइड्स हैं या बुक में जो ये चैप्टर है ना मॉसफेट की थ्योरी, इट्स वेरी वेरी मैथमेटिकल और बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है। तो मैं चाहता कि कुछ ऐसे मटेरियल हो जिसमें मैथमेटिक्स कम से कम हो और जो मेन कॉन्सेप्ट्स हैं उसको आसानी से कन्वे किया जाए। ठीक है, तो आई फाउंड दी स्लाइड्स हेल्पफुल, so that's why I am following these slides. These are not from the book. अच्छा जी, मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, तो ये क्या है? दिस इज द मेन लेट्स से transistor that is used in all the digital integrated circuits these days. ठीक है, और इसकी कंस्ट्रक्शन ऐसे है कि एक सबट्रैट होता है, the substrate can be a p type और n type। जैसे इस केस में p type है, यानी ये p type डोप्ड है, यानी नॉर्मल जो सेमीकंडक्टर है उसमें p type की इम्प्योरिटी ऐड की गई है। ठीक है, और इस p सबट्रैक्ट के अंदर फिर यहाँ पे n टाइप मटेरियल है, ये n टाइप सिलिकॉन की इम्प्योरिटी है, और इसी तरह ये भी n टाइप सिलिकॉन की इम्प्योरिटी है। n टाइप में there are majority of electrons, p type में there are majority of holes। ठीक है, और इसको हम कहते हैं सोर्स, s means source, d means drain। ठीक है, और इसके जो ये टर्मिनल है, अगेन यू सी दिस इज मेटल, ये जो ब्लैक है दिस इज मेटल, जिधर भी कॉन्टैक्ट्स हैं दीज आर मेटल। सो इस पे जो वोल्टेज इस पे जो वोल्टेज अप्लाई होता है दैट वोल्टेज इज कॉल्ड Vs और सोर्स वोल्टेज। फिर यहाँ पे देखो ये जो येलो है दिस इज सिलिकॉन डाइऑक्साइड, दिस इज बिटवीन द सबट्रैक्ट एंड द ग्राउंड गेट टर्मिनल, इसको गेट टर्मिनल कहते हैं, और इस पे जो वोल्टेज है दैट इज Vg। इस तरह ये ड्रेन टर्मिनल है, इस पे जो वोल्टेज है दैट इज Vd, और इन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है दैट इज L, और इस L को क्या कहते हैं? चैनल लेंथ। ये चैनल लेंथ जो है ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, इससे हम पूरे के पूरे टेक्नोलॉजी को कैरेक्टराइज करते हैं। जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि जो सैमसंग का गैलेक्सी 10 मोबाइल था, इट वाज यूजिंग L इज इक्वल टू 10 नैनोमीटर, यानी सोर्स और ड्रेन के दरमियान जो डिस्टेंस है दैट इज 10 नैनोमीटर। ठीक है, सो ये पूरी की पूरी जो टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी नोड है, उसको डिस्क्राइब करता है। अच्छा, इसमें एक और बात ये है कि अगर 10 नैनोमीटर में आपने चिप बनाना है तो उसके लिए लैब की फैसिलिटी और रिक्वायर्ड होगी। अगर 5 नैनोमीटर में बनाना है तो उसके लिए पूरी की पूरी फैब जो है वो चेंज होगी। सो दिस इज अ ह्यूज कॉस्ट, यानी जब आप 10 नैनोमीटर से 5 नैनोमीटर पे आएंगे तो पूरी की पूरी फैब्रिकेशन प्लांट जो है वो चेंज हो जाती है। सो इट्स अ ह्यूज कॉस्ट, और यही रीज़न है कि दुनिया में बहुत कम ममालिक हैं या बहुत कम कंपनीज हैं जो कि ICs मैन्युफैक्चर करती हैं। दिस इज अ ह्यूज कैपिटल कंज्यूमिंग फैसिलिटी। अच्छा, चौथा यहाँ पे टर्मिनल है दैट इज कॉल्ड बॉडी टर्मिनल। नॉर्मली ये जो बॉडी टर्मिनल है ये हम नहीं बनाते, हम ट्रांजिस्टर को ऐसे ही बनाते हैं 3 टर्मिनल्स। हम कहते हैं ये गेट है, ये सोर्स है और ये ड्रेन है, बट देयर इज अ फोर्थ
जिसको हम बॉडी कहते हैं, नॉर्मली हम ये नहीं बनाते क्योंकि दिस इज ऑलवेज कनेक्टेड टू ग्राउंड और अ फिक्स्ड सप्लाई फॉर पी टाइप और फॉर एन टाइप। तो अगर एन मॉस है तो उसके लिए ग्राउंड करते हैं, पी मॉस है तो उसके लिए मेरे ख्याल में वीडीडी के साथ, वीएसएस के साथ लगाते हैं। अच्छा, अब ये जो है ये टॉप व्यू है, तो दो इंपॉर्टेंट डायमेंशंस हैं, एक एल है, ठीक है, जो कि ऑलरेडी मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं, एक डब्ल्यू है। डब्ल्यू ये डायमेंशन है, यानी अगर आप इसको ऊपर से देखें तो जो इसकी विड्थ है वो डब्ल्यू है, लेंथ वो तो सोर्स और ड्रेन के दरमियान डिस्टेंस हो गया, लेकिन अगर आप इसको ऊपर से देखें और इसकी जो विड्थ है दैट इज डब्ल्यू। अब ये विड्थ जो है ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके ट्रांजिस्टर, आगे हम पढ़ेंगे कि आपके ट्रांजिस्टर का जो ड्रेन करंट है इट इज प्रोपोर्शनल टू विड्थ, सही है। विड्थ ज्यादा होगा तो उसकी करंट कैरिंग कैपेसिटी ज्यादा होगी, विड्थ कम होगा तो उसकी करंट कैरिंग कैपेसिटी कम होगी। तो दिस इज अनदर इंपॉर्टेंट पैरामीटर या डायमेंशन ऑफ अ ट्रांजिस्टर। तो दिस इज ट्रांजिस्टर एज अ ब्लैक बॉक्स, 4 टर्मिनल डिवाइस है, एक टर्मिनल को हम परमानेंटली ग्राउंड कर देते हैं, तो बेसिकली 3 टर्मिनल डिवाइस है। और ये फिर मुख्तलिफ टाइप्स हैं कि मॉसफेट है, एसओवाई मॉसफेट है, फिन फिट है, एसबी फिट है, बहुत सारे ट्रांजिस्टर्स हैं, जे फिट है, एफईटी है, बहुत सारे हैं, बाईपोलर ट्रांजिस्टर्स हैं, सो स्पिन एफईटी हैं। बट फॉर अस, हम इस कोर्स में मॉसफेट को ही डिस्कस करेंगे, बाकी ट्रांजिस्टर्स की डिटेल में हम नहीं जाते, ठीक है। दिस इज द रेलेवेंट वन फॉर सीमोस वीएलएसआई सर्किट्स। ये एक अगेन एक और पिक्चर है जो कि टेक्सास इंस्ट्रूमेंट का इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप वगैरह से इसने लिया है, ठीक है। और ये अगेन ये सिंबल मैंने बना दिया है, ये सिंबल है। सो बेसिकली अ मॉसफेट इज अ 2-पोर्ट डिवाइस। जैसे एक इस पिक्चर में है कि ये हमारे पास गेट है, ये हमारे पास सोर्स है, इन दोनों के दरमियान जो वोल्टेज है दैट इज आवर इनपुट वोल्टेज एंड इट इज कॉल्ड VGS, दिस इज आवर इनपुट वोल्टेज। और ड्रेन और सोर्स के दरमियान जो वोल्टेज है दैट इज VDS एंड दिस इज आवर आउटपुट वोल्टेज। और ये जो करंट है ID, दिस इज आवर आउटपुट करंट। नाउ ट्रांजिस्टर इज what is called voltage controlled current source। ये इसको इसलिए कहते हैं कि ये जो VGS है इससे आप ID को चेंज या इसको आप कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। अब इसमें जो ट्रांजिस्टर की IV कैरेक्टरिस्टिक है, यानी करंट और वोल्टेज कैरेक्टरिस्टिक है, वो इसमें 2 किस्म की कैरेक्टरिस्टिक है। एक ये है 1, जिसको हम ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक कहते हैं। इसका मतलब है कि आप VDS को फिक्स कर दो, यानी आउटपुट वोल्टेज फिक्स कर दो, और आप ये ऑब्जर्व करो कि ID में कितना चेंज आता है by changing VGS, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है। और दूसरी कैरेक्टरिस्टिक को हम आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक कहते हैं। वो इसके उल्ट है कि आप VGS को यानी इनपुट को फिक्स कर दो और आउटपुट करंट वर्सेस आउटपुट वोल्टेज को ड्रॉ करो। सो ये 2 इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ऑफ अ मॉसफेट, ठीक है। अब मॉसफेट जो है उसमें उसको एक्सप्लेन करने से पहले, यानी उसके IV कैरेक्टरिस्टिक को एक्सप्लेन करने से पहले, लेट्स डिस्कस द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ रेजिस्टर। सो दिस इज अ रेजिस्टर, ठीक है। अ रेजिस्टर हैज 2 टर्मिनल्स और इसमें कोई करंट फ्लो कर रहा है I, व्हेन यू अप्लाई अ सर्टेन पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट। सो इसका जो IV कैरेक्टरिस्टिक है
we know as electrical engineers from Ohm's law कि I is equal to V by R और V is equal to IR. ठीक है, दिस इज फ्रॉम जॉर्ज ओम इन 1827. अब इसको अगर हम प्लॉट करें कि एक एक्सिस पे हमारे पास वोल्टेज हो और दूसरे एक्सिस पे हमारे पास करंट हो, सो वी गेट दिस स्ट्रेट लाइन. ठीक है, और डिफरेंट वैल्यूज ऑफ V एंड R से क्या होगा, इससे ये जो स्लोप है ये चेंज होगा. सो current is slope of V by is a linear device. ठीक है, linear का मतलब है कि ये एक्सपोनेंशियल नहीं है, स्क्वायर नहीं है, जस्ट a linear straight relation. अच्छा, अब ये करंट आइडियल डिवाइस इसके हमेशा करंट आपको देता है. सो इसकी इज दिस हॉरिजॉन्टल वोल्टेज चाहे जीरो हो, वोल्टेज चाहे कोई और वैल्यू हो, लेट्स से दिस इज सो दिस इज दी इसका मजमूआ है. Excuse me, sir. सर आपकी आवाज कट रही है. Excuse me, sir. सुन रहा हूँ सर आपकी आवाज नहीं आ रही. जी बताओ, क्या क्या सवाल है आपका? सर सर, आपकी आवाज आवाज कट रही थी बहुत, कुछ समझ नहीं आया. आवाज क्लियर नहीं है, सर. ओम लॉ रिलेशन के बाद. अब सही है? जी सर. जी सर अभी ठीक है. यार मैं आपसे यही तो कह रहा था कि ये जो मसले होते हैं ना ऑनलाइन डिलीवरी के, ये जो ऑनलाइन डिलीवरी के मसले हैं तो ये होंगे. एनी हो, रिकॉर्डिंग हो रही है साथ, तो रिकॉर्डिंग में फिर ये चीजें क्लियर होंगी. सही है. अच्छा, तो दो रीजन्स हैं, एक रजिस्टर और एक आइडियल करंट सोर्स. इन दोनों सर जो हमारे पास यही करंट सोर्स वाला था वो रिपीट कर दे पिछली स्लाइड सर, करंट सोर्स वाला. ये वाली. यस सर, ये वाला. अच्छा, इसमें देखो जो आइडियल करंट सोर्स होता है ना, तो उसमें वोल्टेज अगर आप वेरी भी कर दें, ठीक है, तो करंट क्या होता है, करंट कांस्टेंट होगा. करंट इज कांस्टेंट. ये इधर है कि अगर वोल्टेज जीरो है तो करंट की वैल्यू वही है. अगर वोल्टेज लेट्स से 10 वोल्ट्स भी है, ठीक है, तो करंट की वैल्यू फिर भी सेम है. इट इज ऑलवेज सेम. I is equal to I naught. This is the characteristics of an ideal current source. ठीक हो गया. तो मैं क्या कह रहा हूं कि जो ट्रांजिस्टर होता है, इट इज अ कॉम्बिनेशन. ट्रांजिस्टर is a combination of two things, resistor plus ideal current source. ठीक है, resistor किस रीजन में होता है, इसमें. आइडियल करंट सोर्स किस रीजन में होता है,
इस रीजन में, ठीक है। लेटर ऑन वी कॉल दिस रीजन, इसको लीनियर, इसको हम कहते हैं लीनियर रीजन, लीनियर रीजन, और इस वाले को हम कहते हैं सैचुरेशन रीजन। ठीक हो गया? यार आप लोग कुछ जवाब दो तो मुझे फिर पता भी चले कि Yes, आवाज आ sir. रही है कि कट गई है। जी सर, जी Yes, सर, sir, yes, sir. आ रही है। ठीक है, सही है। और फिर अच्छा, लेकिन आपको पता है कि जो रियल करंट सोर्सेज होते हैं ये आइडियल नहीं है। रियल करंट सोर्सेज में क्या होता है कि देयर इज अ resistor inside source, जिसको हम मॉडल करते हैं by R0 that is in parallel with the current source। तो अगर रियल सोर्स हो तो उसका अगर हम IV कैरेक्टरिस्टिक प्लॉट करें तो इट इज दिस, इट इज I0 प्लस V by R0। ये जो V by R0 है, it gives it a slope। You see there is no a slope which depends on the external voltage across the source and the intrinsic resistance R0। So this is the characteristics of a real current source। ठीक है? तो आइडियल करंट सोर्सेज एग्जिस्ट नहीं करते, आइडियल करंट सोर्सेज एग्जिस्ट नहीं करते, इसलिए हम अपने ट्रांजिस्टर के कैरेक्टरिस्टिक को चेंज कर देते हैं। हम कहते हैं कि जो मोर रियलिस्टिक कर्व है इट इज लाइक दिस। ठीक है, दिस इज मोर रियलिस्टिक, मोर रियलिस्टिक कर्व। क्यों? क्योंकि जो सैचुरेशन रीजन है, सैचुरेशन रीजन, ठीक है, इट मॉडल्स a real source, current source। ठीक है, and you see कि there is a smooth transition from linear to saturation region। ठीक है, so इस किस्म का होता है अगर आप ट्रांजिस्टर के ट्रांसफर आउटपुट, सॉरी दिस इज आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक। हमने क्या कहा था कि ID वर्सेस VDS इज कॉल्ड आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक। तो दिस इज द आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ MOSFET। इस किस्म का कर्व होता है। ठीक है, अगर आप VDS को इंक्रीज करेंगे तो पहले करंट ऐसे इंक्रीज करेगा लीनियरली, फिर आहिस्ता आहिस्ता ये क्या होगा कि ये ऐसे फ्लैट होता जाएगा। ठीक है, और ये फिर थोड़ा सा इंक्रीज करेगा। सैचुरेशन रीजन में द करंट इज ऑलमोस्ट कांस्टेंट। ठीक है, करंट इज ऑलमोस्ट कांस्टेंट, और इसको आप कह सकते हैं कि वो इस लेवल पे कांस्टेंट है, और इसको आप कहते हैं ID सेट, ID सैचुरेटेड। ठीक है, तो ID सैचुरेटेड पे करंट सैचुरेट हो जाता है, उससे फिर आगे नहीं बढ़ता। चाहे आप VDS को जितना भी चेंज करें, करंट उससे आगे नहीं बढ़ता। ठीक है, अब the output characteristic is a family of curves। So maybe कि this is VGS 0.5 वोल्ट, तो उस पे ये कर्व आएगी, और मे बी कि VGS को आप 2 वोल्ट कर दें तो ये कर्व आएगी। VGS को आप अगर 2.5 वोल्ट कर दें तो ये आएगी। VGS को अगर आप 3 वोल्ट कर दें तो ये आएगी, एंड सो ऑन। So these are the family of curves। और
VGS is your input voltage. तो जैसे आपने इनपुट वोल्टेज को चेंज कर रहे हैं तो एक्चुअली आप क्या कर रहे हैं, आप अपने आईडी सेट को चेंज कर रहे हैं। इसका आईडी सिचुएशन 1 होगा, इसका आईडी सिचुएशन दूसरा, ये 1 है, ये 2 है, इसी तरह आईडी सेट 3 होगा। तो ये आईडी सिचुएशन आप इंक्रीज कर रहे हैं। सही है? यस सर। आवाज आ रही है आप लोगों को? यस सर, आ रही है आवाज। यस सर, आ रही है। अच्छा, इसमें एक चीज, ठीक है, इसमें एक चीज नोट करें, सब थ्रेशोल्ड रीजन। अच्छा, ये जब बहुत ज्यादा VGS कम हो ना तो फिर करंट फ्लो नहीं करता। सब थ्रेशोल्ड वो रीजन है कि जहां पे VGS जो है ये VT से कम हो, यानी थ्रेशोल्ड वोल्टेज से कम हो, उसको हम सब थ्रेशोल्ड रीजन कहते हैं। ठीक है, उसमें ट्रांजिस्टर ऑन नहीं होता, सो दैट इज सब थ्रेशोल्ड रीजन। अच्छा, इसी तरह इस तरह आईडी सेट है, तो ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट, इस पे जो वोल्टेज है इसको कहते हैं VD सेट, VD सैचुरेशन। ठीक है, ये वो वोल्टेज है जिस पे आप लीनियर रीजन से मूव करते हैं टू ट्रू सैचुरेशन रीजन। सो ये दो किस्म के कर्व्स हैं, आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक और ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक। आउटपुट सर एक्सक्यूज मी, जी जी सर जो सब थ्रेशोल्ड रीजन होता है, ये मतलब हम स्टार्ट में भी लेते हैं और कट ऑफ के बाद भी दोबारा से सब थ्रेशोल्ड रीजन आ जाता है ना? क्या मतलब है इस बात का? सर मतलब इसमें हमारे पास करंट जीरो होता है ना, अप्रोक्सीमेटली जीरो होता है ना, मतलब सर्किट में बहुत कम जीरो होते हैं। हाँ, तो सर ये मतलब हमारे पास स्टार्ट में जब हम लोगों की वी थ्रेशोल्ड को वैल्यू नहीं क्रॉस करती VGS की, VDS की, तो सर ये तब भी हमारे पास मॉसफेट जो होता है वो ऑफ होता है। और सर हमारे पास कट ऑफ में भी तो मॉसफेट ऑफ हो जाता है ना, तो सर उससे भी हम सब थ्रेशोल्ड रीजन कहेंगे। सर आपकी आवाज गायब हो गई है सर। कट ऑफ क्या होता है ये बता दो जरा। मैं कह रहा हूँ कट ऑफ क्या होती है, कट ऑफ बता दो। आवाज आ रही है आप लोगों को? यस सर। सर जिसमें हमारे पास जो ट्रांजिस्टर होता है सर, वो हमारे पास ओपन स्विच की तरह एक्ट करता है। यानी कट ऑफ उसको कहते हैं कि जब आपका ट्रांजिस्टर ऑफ हो। यस सर, ऑफ हो जाता है। तो ठीक है, आप इसको कह सकते हैं कि ये सब थ्रेशोल्ड रीजन है मेरे ख्याल में। ठीक है, यस सर, क्योंकि सर उसमें भी तो I जीरो हो जाता है ना। हाँ, उसमें भी जो करंट होता है वो जीरो होता है, और सब थ्रेशोल्ड में भी सिग्निफिकेंट करंट नहीं होता, यानी बहुत ज्यादा कम होता है कि ट्रांजिस्टर उसमें ऑन नहीं हो पाता। तो आप कह सकते हैं इसको। खैर, इसको मैं फिर भी देख लूंगा, ये टर्मिनोलॉजीज हैं कि ये सेम चीज है कि डिफरेंट है। ठीक है, यस सर, यस सर। अच्छा जी, सो राइट पे देखो ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक है, ये वाला तो हमने एक्सप्लेन कर दिया है। अब ये वाला जो है वो इस एक्सिस पे VGS है और इस एक्सिस पे ID करंट है। ठीक है, सो VGS को अगर आप इंक्रीज करें एंड अनटिल अनलेस यू आर बिलो थ्रेशोल्ड वोल्टेज देयर इज नो करंट, यहाँ पे कोई करंट नहीं है। ठीक है, लेकिन एज you cross the threshold voltage, so current starts to increase exponentially.
एक्सपोनेंशियली करंट इंक्रीज करता है, और वो एक्सपोनेंशियल कितना बड़ा है, इसका स्लोप कितना कम या ज्यादा है, इट डिपेंड्स ऑन वीडीएस। अगर वीडीएस लो है तो इसका स्लोप लो होगा, अगर वीडीएस हाई है तो इसका स्लोप हाई होगा। ठीक है, बिकॉज वीडीएस सर आपकी आवाज फिर से चली गई है। हेलो, सर आपकी आवाज नहीं आ रही सर जरा भी। वो ऐसे है, इट डिपेंड्स कि वीडीएस जो है वो क्या है थ्रेशोल्ड वोल्टेज के बाद। सो दिस इज द ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक। सर बीच में आपकी आवाज चली गई थी। एप्लीकेशन ऑफ मॉसफेट, फिर दो किस्म की एप्लीकेशंस हैं। एक डिजिटल सर्किट में है, इट ट्रांजिस्टर एक्ट्स लाइक अ स्विच, और एक इसकी एप्लीकेशन एनालॉग सर्किट्स में है कि ट्रांजिस्टर एक्ट्स लाइक एन एम्पलीफायर। ठीक है, सो इसको आप इनपुट देते हैं और यू रिसीव एन एम्पलीफाइड। आप इसको इनपुट देते हैं एंड एट द आउटपुट यू रिसीव एन एम्पलीफाइड आउटपुट। ठीक है, सो ये एनालॉग में इसकी एप्लीकेशन है और ये डिजिटल में है। ठीक है, सो दिस इज नॉट अ पार्ट ऑफ द कोर्स, हम सिर्फ डिजिटल डोमेन में इसको सर आपकी आवाज बहुत ज्यादा हेलो कट रही सर। है, चली जाती है सर आपकी आवाज। खत्म। हाँ, सर ही खत्म हो गए हैं।
1 2 3 4 5 6। अच्छा जी, सॉरी यार, ये नेट का सीरीज में है, आवाज आ रही है। ए बी सी तो उनके दरमियान उनके दरमियान है। वर्चुअल कॉन्टैक्ट डालेंगे। हेलो सर पिछले वाले में तो हमने वर्चुअल किए थे। पिछले वाले में जरूरत नहीं थी ना, किस वाले में? पहले वाले में। यार ये आप लोग मेरी आवाज सुन रहे हैं? किस वाले में? सर आपके बैकग्राउंड में कोई आवाज डिले हो रहा है। आपकी कोई रिकॉर्डिंग चल रही है? कौन की बात कर रहे हो? इस वाले की बात? यस सर, इसमें। हाँ सही है, ये मैंने बंद कर दिया, अब सही है। यस सर। जी सर, हेलो? अभी ठीक है। जी सर, अब क्लियर है सर। यार मैं कह रहा हूँ कि ये पता नहीं कौन बोल रहा है, वो इधर से रिकॉर्डिंग लगी हुई थी। अच्छा सॉरी, कहाँ तक आप लोगों ने सुना? ये आज मेरे नेट में बड़ा मसला आ रहा है। सर एप्लीकेशंस तक। सर वो पीछे वाले स्लाइड काफी आगे एनालॉग और डिजिटल तक सर। अच्छा ठीक है। तो ये तो सिंपल एप्लीकेशन है कि मॉसफेट को हम कहाँ कहाँ पे यूज करते हैं। तो मॉसफेट को हम डिजिटल सर्किट में भी यूज करते हैं एज अ स्विच, और एनालॉग सर्किट्स में इसको यूज करते हैं एज अ एम्पलीफायर। तो ये तो आपको अच्छी तरह पता होगा कि नहीं? एम्पलीफायर आपने पढ़े कि नहीं अभी आगे पिछले कोर्सेज में? सर हमने पढ़ ली है। यस सर, जी पढ़ ली है। जी सर। इलेक्ट्रॉनिक्स 1 में 2 में पढ़ ली है। सही है। तो फिर बस यही एप्लीकेशन है कि एक स्विच है और एक जो है वो एम्पलीफायर है। अच्छा, इसमें एक चीज वैसे आपको मैं बता दूं एम्पलीफायर में कि ये जो ट्रांजिस्टर वो होता है, कैरेक्टरिस्टिक होता है। सही है, ये आईडी है और ये वीडीएस है। इसका जो कर्व यूं होता है, ठीक है? तो सर आपकी स्क्रीन स्टक है एक जगह पर। हम इसको कहाँ यूज करते हैं? वोल्टेज क्या चीज है? सर एक्सक्यूज और क्या मी। आपने स्मॉल सिग्नल एनालिसिस या स्मॉल सिग्नल या स्मॉल सिग्नल अप्रोक्सीमेशन आपने पढ़ी है? यस सर, पढ़ा हुआ है। सर जी जी। सर पढ़ा हुआ है, पढ़ा हुआ है सर ये थ्योरी हमने इसकी पढ़ी है। अच्छा जी, अब क्लियर है आवाज? हेलो? जी सर। यस सर, अभी यस clear सर। है। मैं सिर्फ ये कह रहा था कि ये बेसिकली एनालॉग सर्किट की कहानी है, लेकिन उसमें आपके क्या करते हैं कि सर्किट को इधर आपका डीसी बायस पॉइंट होता है, इधर ले जाते हैं और आप ट्रांजिस्टर को सिर्फ एक छोटे से रीजन में यूज करते हैं, और ये छोटा सा जो रीजन है ये ऑलमोस्ट लीनियर होता है, ठीक है? तो इसीलिए आपका जो शेप है, जो आपका इनपुट शेप है, वही आपका आउटपुट शेप होता है।
ठीक है, इसलिए हम डीसी बायसिंग करते हैं और इसको कहते हैं स्मॉल सिग्नल अप्रोक्सीमेशन। क्या आप अपने सर्किट को एक डीसी बायस पॉइंट पे लेके जाते हैं और फिर उस पॉइंट पे लेके जाते हैं जहां पे गेन काफी ज्यादा होता है। अब इसको देखें ना, इस पॉइंट पे गेन काफी ज्यादा है, ठीक है, तो यहाँ पे गेन है, ठीक है, और ये ऑलमोस्ट लीनियर रीजन होता है, तो फिर वो आपको एम्पलीफिकेशन देता है। तो जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन कि अगर आपको ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर में स्मॉल सिग्नल अप्रोक्सीमेशन का नहीं पता तो जाके इसको चेक कर लें, क्योंकि आगे जब इंटरव्यूज वगैरह होंगे तो उन इंटरव्यूज में आप से ये पूछा जा सकता है, ठीक है, कि ट्रांजिस्टर तो नॉन लीनियर डिवाइस है, तो नॉन लीनियर का मतलब ये है कि आप इसको सिग्नल देंगे तो सिग्नल को डिस्टॉर्ट करेगा, लेकिन सिग्नल को डिस्टॉर्ट तो नहीं करता, तो क्या वजह है? तो इस सवाल का जवाब यही है जो मैंने बता दिया कि आप ट्रांजिस्टर को एक ऐसे रीजन पे लेके जाते हैं उससे कैरेक्टरिस्टिक कर्व में कि वो जो रीजन होता है उसमें गेन भी होता है और वो ऑलमोस्ट लीनियर होता है। तो दैट्स व्हाई आपके जो सिग्नल में डिस्टॉर्शन है वो नहीं होती। अदरवाइज अगर नॉन लीनियर रीजन में आप एम्प्लीफिकेशन लेंगे तो आपका सिग्नल डिस्टॉर्ट हो जाएगा। सही है? यस सर। जी सर। जी सर। ओके ओके जी। फिर मैंने इस स्लाइड पे सिर्फ ये एक्सप्लेन किया कि इन मॉस और पी मॉस में क्या डिफरेंस है, व्हाट इज द डिफरेंस। तो डिफरेंस जो है वो यहाँ पे है कि ये और ये तो सेम है, ये दोनों को हम जीरो पे रखेंगे, ग्राउंड पे रखेंगे, लेकिन इधर और इधर डिफरेंस है। ट्रांजिस्टर में इस साइड पे जो VD है ये नेगेटिव होगा और VG जो है ये भी नेगेटिव होगा PMOS में, जबकि इस साइड पे VD पॉजिटिव होगा और VG भी पॉजिटिव होगा। तो एक PMOS है, एक NMOS है, बाकी इसकी सिर्फ बायसिंग में फर्क है, बाकी चीज वही है, क्योंकि डिफरेंट टाइप ऑफ मटेरियल्स हैं। यहाँ पे N टाइप सबट्रेट है, यहाँ पे P टाइप सबट्रेट है, तो उसको चैनल क्रिएट करने के लिए और उसको चलाने के लिए वोल्टेजेस डिफरेंट है। सर पीमॉस का थ्रेशोल्ड भी नेगेटिव होगा? हाँ, PMOS का थ्रेशोल्ड भी नेगेटिव होता है। अच्छा, अगेन मैंने आपको कहा था कि ये जो W है दिस इज इंपॉर्टेंट, और मैंने आपको कहा था कि ID जो है वो बेसिकली प्रोपोर्शनल है टू विड्थ। इनफैक्ट ID का जो यूनिट है, एक्चुअल यूनिट जो है दैट इज मिली एम्पेयर पर माइक्रोमीटर। ID को हम इस तरह मेजर करते हैं कि मिली एम्पेयर पर माइक्रोमीटर ऑफ विड्थ। तो जितना ज्यादा होगा उतना ID करंट कैरिंग कैपेसिटी उसकी ज्यादा होगी, ठीक है। अच्छा, अब जो आगे वाले स्लाइड्स हैं these are basically about MOSFET parameters कि MOSFET के कौन कौन से पैरामीटर्स ऑफ इंटरेस्ट हैं। तो द फर्स्ट पैरामीटर इज ऑन करंट, ठीक है। ऑन करंट का क्या मतलब है? ऑन करंट का वो मतलब है कि जब आपका ट्रांजिस्टर जो है उसके अक्रॉस ये कंडीशन हो कि VG को आप VDD कर दो और VD को भी आप VDD कर दो, सो VGS इज इक्वल टू VDS इज इक्वल टू VDD। इस वक्त जो करंट फ्लो होगा दैट करंट इज कॉल्ड ऑन करंट, ठीक है। सो ऑन करंट इज द करंट दैट फ्लोज व्हेन VGS and VDS is equal to supply voltage VDD, ठीक है। सो ऑन करंट क्यों इंपॉर्टेंट है? ऑन करंट डिटर्मिन्स द सर्किट स्पीड। ऑन करंट डिटर्मिन्स द सर्किट स्पीड।
दिस इज टा। टा का जो मतलब है दैट इज द सर्किट डिले, या इसको आप कह दो स्पीड, इज प्रोपोर्शनल टू CSW, which means switching capacitance। ठीक है, दिस इज द स्विचिंग कैपेसिटेंस, और ये सप्लाई वोल्टेज है। अब ये जो दोनों हैं VDD सप्लाई वोल्टेज और ये I on, दिस इज बेसिकली R, एक रजिस्टर है। ठीक है, सो टा जो आपकी सर्किट का स्पीड है बेसिकली इट इज RC। ये फॉर्मूला आपने पहले भी देखा होगा। दिस इज समटाइम कॉल्ड RC टाइम कांस्टेंट। So the speed of a digital circuit depends on the RC time constant। अब ये RC time constant क्या है, इसकी पूरी डिटेल आगे भी आएगी। याद है मैंने आपको कुछ स्लाइड्स पहले प्रोपेगेशन डिले का बताया था, TPD। ठीक है, यस सर TPD के बारे में आपको बताया था। यस सर In the coming Yes, sir. lecture, okay, in the coming lectures हम TPD को बड़ी डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे, और फिर मैं आपको बताऊंगा कि RC की क्या इंपॉर्टेंस है। यहाँ पे सिर्फ ये आप समझ लें कि ऑन करंट अगर ज्यादा होगा, ठीक है, तो RC टाइम कांस्टेंट क्या होगा, कम हो जाएगा सर। और ये अच्छा है कि बुरा है? सर बुरा। नहीं, ये अच्छा है। जितना सर्किट अच्छा का है डिले सर, अच्छा डिले होगा, कम। डिले कम होगा तो सर्किट की स्पीड ज्यादा होगी ना। यस सर जी ठीक है, सर। जितना ये ऊपर जाएगा उतना ये नीचे आएगा। ठीक है, तो जितना करंट ऑन करंट ज्यादा होगा, यानी दूसरे अल्फाज में, क्योंकि मैंने आपको बता दिया कि ID इज प्रोपोर्शनल टू विड्थ, तो ऑन करंट को ज्यादा करने का एक तरीका ये है कि आप विड्थ को ज्यादा कर दो, ट्रांजिस्टर की विड्थ को ज्यादा कर दो, उसकी करंट कैरिंग कैपेसिटी को ज्यादा कर दो, तो I ऑन ज्यादा होगा, तो साथ में उसकी सर्किट की स्पीड, स्विचिंग स्पीड वगैरह सारी अच्छी हो जाएगी। So the first parameter was on current. The next parameter is off current. सर आपने कहा था कि टॉ और जो स्पीड है वो सेम चीजें हैं, लेकिन अब हम कह रहे हैं कि टॉ जो है वो डिले है और स्पीड इसके ऑपोजिट होती है। इस तरह है, देखो, स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिले। तो मैंने एक चीज इसलिए कह दिया कि एक से आप दूसरे को निकाल सकते हैं, लेकिन इनके दरमियान जो रिलेशन है दैट इज इनवर्स। यस सर, ठीक है सर, समझ आ गया। अच्छा जी, सो ऑफ करंट, व्हाट इज ऑफ करंट? Off current is the current flowing to the transistor when VG is 0। क्या मतलब है इस बात का? जब ट्रांजिस्टर में के अक्रॉस जो गेट वोल्टेज है वो 0 हो, तो इसका मतलब है कि आप इस रीजन में हैं। ठीक है, आप थ्रेशोल्ड, ये अगर थ्रेशोल्ड वोल्टेज है तो आप थ्रेशोल्ड वोल्टेज, आप थ्रेशोल्ड वोल्टेज के इस साइड पे हैं। ठीक है, सो देयर शुड बी नो करंट। ठीक है, आइडियली देयर शुड बी, आइडियली I off should be 0। This is ideal। But एक्चुअली ऐसे नहीं होता। एक्चुअली अगर आप प्लॉट कर दो इसको लॉग प्लॉट में, दिस इज नो लॉग प्लॉट, y एक्सिस इज इन लॉगरिथमिक। कोई बता सकता है कि हम लॉग प्लॉट्स को क्यों यूज करते हैं?
जी, लॉग प्लॉट्स क्यों यूज करते हैं, क्या इसका फायदा है? अब सर हमारे पास बहुत लार्ज वैल्यूज आ जाएं। एग्जैक्टली जब हमारे पास लॉग प्लॉट्स हम यूज करते हैं, जब हमारे पास बहुत लार्ज वैल्यूज हों या बहुत स्मॉल वैल्यूज हों, दो केसेस में, ठीक है, बहुत लार्ज वैल्यूज हों या बहुत स्मॉल वैल्यूज हों, तो ये उन वैल्यूज के दरमियान जो वेरिएशन है उसको मैग्नीफाई करता है। अब इस एक्सिस पे हमारे पास VGS है, इस एक्सिस पे हमारे पास ID है, लेकिन 10 log ऑफ ID है। अगर इसको हम प्लॉट करें, वी गेट दिस कर्व, ठीक है। अब दिस कर्व इज वेरी इंटरेस्टिंग बिकॉज यू सी व्हेन VGS इज 0, ये I ऑफ is not equal to 0. So ideally this should have been here. ये जो current है, it should have been here. This would have been ideal. लेकिन practically this is the case. ठीक है, although के transistor off है, there is still a current flowing. This is called leakage current. क्या? I off या leakage current. Because transistors are non-ideal, ये करंट फ्लो करता है। अब इस करंट फ्लो करने का नुकसान क्या है? ठीक है, इसका नुकसान पावर पे है। पर्टिकुलरली पावर की दो किस्में हैं डिजिटल सर्किट्स में। वी टॉक अबाउट टू काइंड्स ऑफ पावर। वन इज स्टैटिक पावर, ठीक है, एंड द अदर इज डायनेमिक पावर। ठीक है, जो हमारा चैप्टर नंबर 5 है आई थिंक, वो पावर के बारे में। स्टैटिक पावर वो पावर है जिसमें देयर इज नो स्विचिंग, यानी ट्रांजिस्टर की स्विचिंग को ये अकाउंट नहीं करता, बल्कि जो स्टेडी स्टेट में सर्किट पावर कंज्यूम करता है दैट इज कॉल्ड स्टैटिक पावर। और स्टैटिक पावर का फॉर्मूला ये है कि इट डिपेंड्स ऑन Ng। Ng का मतलब है नंबर ऑफ गेट्स, दिस इज ऑफ करंट, एंड दिस इज सप्लाई वोल्टेज। अब हो क्या रहा है कि आजकल के चिप्स में जो नंबर ऑफ गेट्स हैं, ठीक है, नंबर ऑफ गेट्स कितने हैं? देयर आर मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ गेट्स, ठीक है। और अगर आई ऑफ ये अगर कुछ माइक्रो एम्पेयर भी हो तो दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो दोनों की जो मल्टीप्लिकेशन है Ng into I ऑफ, दैट बिकम्स सिग्निफिकेंट। ठीक है, इसलिए जो स्टैटिक पावर है आजकल के सर्किट्स में इट इज ऑन दी राइज, और जो कि अच्छी बात नहीं है। स्टैटिक पावर का मतलब है कि आपका सर्किट कोई काम नहीं कर रहा, कोई कंप्यूटेशन नहीं कर रहा। कंप्यूटेशन तो तब होगी जब ट्रांजिस्टर स्विच करेंगे फ्रॉम 1 to 0 और 0 to 1। तो आपका सर्किट कोई कंप्यूटेशन नहीं कर रहा, लेकिन उसके बावजूद जो है आपका सर्किट पावर कंज्यूम कर रहा है। ठीक है, दैट इज स्टैटिक पावर। सो दिस इज वेरी बैड कि आपका सर्किट कोई काम भी नहीं कर रहा और वो पावर भी ज्यादा कंज्यूम कर रहा है। ठीक है, सो दिस इज द सिग्निफिकेंस ऑफ करंट। ऑफ करंट हमें कम से कम चाहिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इन द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी नोट्स ऑफ करंट की वैल्यू जो है वो इंक्रीज कर रही है। ठीक है, सो दैट इज अ कंसर्न। समझ आ गई है कि नहीं? यस सर, समझ आ गई। जी सर। ओके, द थर्ड पैरामीटर इज सब थ्रेशोल्ड स्विंग। ठीक है,
सब थ्रेशोल्ड स्विंग क्या है? इट इज बेसिकली, इसकी डिफिनेशन आप इस तरह कर लें, चेंज इन VGS पर 10x चेंज इन ID। ठीक है कि अगर आप 10 टाइम्स ID में चेंज करें, 10 टाइम्स, फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक ID1 है और यहाँ पे एक ID2 है, सो ID2 is greater than ID1 by 10 times। तो इतने चेंज के लिए हाउ मच इज द चेंज इन VGS? दिस इज कॉल्ड सब थ्रेशोल्ड स्विंग। ठीक है, ये सब थ्रेशोल्ड स्विंग की डिफिनेशन है। अगेन ये वही जो हमारा लॉग प्लॉट है ID वर्सेस VGS, उससे इसकी वैल्यू निकलती है। अब सब थ्रेशोल्ड स्विंग जो है, व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट? इम्पोर्टेंट इसलिए है कि हायर वैल्यू ऑफ सब थ्रेशोल्ड स्विंग, अगर सब थ्रेशोल्ड स्विंग हाई है, इट इम्प्लाइज आई ऑफ जो है ये भी इंक्रीज करेगा। अगर सब थ्रेशोल्ड स्विंग इंक्रीज करेगा तो आई ऑफ इंक्रीज करेगा, और अगर आई ऑफ इंक्रीज करेगा तो इसका मतलब है कि स्टैटिक पावर जो है वो इंक्रीज करेगी। ठीक है, सो अब यहाँ पे देखो दो वो हैं, एक कर्व ये डॉटेड कर्व है, ठीक है, जिसमें हमारे पास सब थ्रेशोल्ड स्विंग 1 है। इसका देखो स्लोप डिफरेंट है, ये स्लोप ये है और इसका स्लोप उससे डिफरेंट है। ठीक है, सो ये SS2 है। अब यहाँ पे SS2 जो है ये ग्रेटर है SS1 से, और ये देखो आई ऑफ 1 है और ये आई ऑफ 2 है। सो इसी वजह से आई ऑफ 2 भी जो है वो आई ऑफ 1 से ग्रेटर है। ठीक है, सो क्या मतलब है? A higher subthreshold swing increases the off current, which increases the static power consumption. ठीक हो गया जी? जी सर। Yes, sir. Yes, sir. यस सर। अब इस स्लाइड पे अगेन इसकी वो है, दो किस्म की पावर्स हैं। एक का मैंने बता दिया स्टैटिक पावर, इसका फॉर्मूला आपने देख लिया। दूसरे का फॉर्मूला है अल्फा एफ CSW VDD स्क्वायर। अल्फा इज द स्विचिंग एक्टिविटी। स्विचिंग एक्टिविटी का मतलब है कि कितने ट्रांजिस्टर्स आपके सर्किट में, आपके IC में स्विच करते हैं, ये उसका रेट है। इट इज द रेट ऑफ स्विचिंग ऑफ ट्रांजिस्टर, कितनी स्पीड से, कितने फास्ट वो स्विच करते हैं। ठीक है, विद हाउ मच प्रोबेबिलिटी। ठीक है, मतलब 90% स्विच करते हैं, 40% स्विच करते हैं। F इज द फ्रीक्वेंसी और दिस इज द स्विचिंग कैपेसिटेंस और ये VDD स्क्वायर है। तो डायनेमिक पावर वो पावर है जब आपका सर्किट कंज्यूम करता है व्हेन इट इज डूइंग यूजफुल कंप्यूटेशन। जो आपका सर्किट कोई यूजफुल कंप्यूटेशन कर रहा होता है तो वो डायनेमिक पावर कंजम्पशन कर रहा होता है। और यू सी इस फॉर्मूले में कि डायनेमिक पावर कंजम्पशन इज प्रोपोर्शनल टू किन किन चीजों के साथ ये प्रोपोर्शनल है। एक तो जितने ज्यादा ट्रांजिस्टर स्विच करेंगे उतनी ज्यादा पावर कंजम्पशन ज्यादा होगी डायनेमिक। दूसरा, अगर सर्किट की फ्रीक्वेंसी ज्यादा है
मसलन 50 मेगाहर्ट्ज पे जो सर्किट चलता है और 100 मेगाहर्ट्ज पे जो सर्किट चलता है, तो डायनामिक पावर कंजम्पशन डबल होगी। 50 वाले के मुकाबले में 100 मेगाहर्ट्ज में डायनामिक पावर कंजम्पशन डबल हो जाएगी, क्योंकि देयर इज अ लीनियर रिलेशनशिप। सेम गोज फॉर द स्विचिंग कैपेसिटेंस। स्विचिंग कैपेसिटेंस ये बेसिकली ट्रांजिस्टर की जो कंस्ट्रक्शन है उसका पी एन जंक्शन फॉर्मेशन का जो मैकेनिज्म है, किस तरह वो फॉर्म हुआ, ये वहां से आता है। तो अगर ये ज्यादा है तो डायनामिक पावर कंजम्पशन ज्यादा होगी। और सबसे ज्यादा जरूरी चीज डायनामिक पावर कंजम्पशन के लिए वीडीडी है, सप्लाई वोल्टेज। और देखो इसके साथ जो रिलेशन है वो है स्क्वायर, ठीक है। तो इसका मतलब है कि अगर आप चेंज करेंगे वीडीडी में तो डायनामिक पावर कंजम्पशन चेंज होगा एज अ स्क्वायर, ठीक है, नॉट लीनियरली बट एज अ स्क्वायर ऑफ सप्लाई वोल्टेज। और यही वजह है कि पहले जो सीमॉस सर्किट्स थे, ठीक है, वो 5 वोल्ट्स पे काम करते थे, फिर जो है वो 3.3 वोल्ट्स पे काम करने लग गए, फिर होते होते अब 1 वोल्ट पे काम करते हैं, शायद 1 वोल्ट से नीचे भी हों, ठीक है। दिस इज द रीजन कि अगर आप डायनेमिक पावर कंजम्पशन को कम करना चाहते हैं तो सबसे जो बेहतरीन तरीका है वो ये है कि सप्लाई वोल्टेज को कम कर दो। फ्रीक्वेंसी को तो हम कम करना नहीं चाहते, क्योंकि अगर हम कम करेंगे तो सर्किट स्लो हो जाएगा, ठीक है। स्विचिंग कैपेसिटेंस पे हमारा इतना कंट्रोल नहीं है क्योंकि वो मैन्युफैक्चरिंग से आता है। तो जिस चीज पे कंट्रोल है वो यही वीडीडी है, सप्लाई वोल्टेज है, ठीक है। सो जो पूरी की पूरी इंडस्ट्री लगी रही वो इसी तगदो में रही कि किस तरह से ऐसे ट्रांजिस्टर बनाएं कि वो उसको जो सप्लाई वोल्टेज है वो कम से कम चाहिए, ठीक है। सो ये कहानी है। स्टैटिक पावर इज कंट्रोल्ड बाय ऑफ करंट, ये हमने देख लिया पिछली स्लाइड में। दी सब थ्रेशोल्ड स्विंग डिटरमिन्स ऑफ करंट, ये भी हमने देख लिया है पिछले स्लाइड पे। To minimize dynamic power at a given frequency, we should use the lowest power supply voltage. ये मैंने अभी एक्सप्लेन कर दिया कि फ्रीक्वेंसी हम कम नहीं करना चाहते। एट ए गिवन फ्रीक्वेंसी अगर आप चाहते हैं कि सर्किट की डायनामिक पावर कंजम्पशन कम हो तो उसका तरीका यह है कि सप्लाई वोल्टेज को कम करें। एक और इंटरेस्टिंग बात वो ये है कि सब थ्रेशोल्ड स्विंग डिटरमिन्स द मिनिमम पावर सप्लाई, सही है। सब थ्रेशोल्ड स्विंग जो है ये मिनिमम सप्लाई या मिनिमम जो वीडीडी है उसको भी डिटरमिन करता है। तो इसका मतलब है कि सब थ्रेशोल्ड स्विंग बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। इसको समझने के लिए जो लास्ट स्टेटमेंट है इस स्लाइड पे आते हैं, ठीक है। सो लेट्स से कि हम सप्लाई वोल्टेज को कम करते हैं, हम इसको वीडीडी से वीडीडी प्राइम पे लेके आते हैं। अगर हम इसको कम करते हैं तो ये ऐसे नहीं कम होगा। ट्रांजिस्टर की जो कंस्ट्रक्शन है, जो उसकी फॉर्मेशन है पीएन जंक्शन, उसको चेंज करना पड़ेगा। उसका मतलब ये भी होगा कि फिर आपका जो थ्रेशोल्ड वोल्टेज है ये भी कम होगा, ठीक है। रिड्यूसिंग द थ्रेशोल्ड वोल्टेज टू रिड्यूस वीडीडी इंक्रीजेस द आई ऑफ करंट। प्रॉब्लम ये है, प्रॉब्लम कहाँ पे आती है? प्रॉब्लम ये है कि जब आप ये काम करते हैं कि आप VT को VT प्राइम पे मूव करते हैं, VT यहां पे है, ठीक है, और VT प्राइम ये है। जब आप इसको मूव करते हैं इधर से इधर, तो प्रॉब्लम ये होता है कि आई ऑफ जो है, आई ऑफ वो भी आई ऑफ प्राइम पे मूव करता है, वो भी ज्यादा हो जाता है, ठीक हो गया। जिसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया कि आप डायनेमिक पावर कंजम्पशन को कम करने के लिए, ठीक है, पावर इंक्रीज हो जाएगी। डायनेमिक पावर कंजम्पशन को कम करने के लिए आपने वीडीडी को कम किया, ठीक है। आपने इसको कम करने के लिए क्या किया? वीडीडी को कम किया ताकि ये कम हो। प्रॉब्लम क्या हो गया? प्रॉब्लम ये हो गया कि सब थ्रेशोल्ड स्विंग ऊपर चला गया, जिससे आई ऑफ ऊपर चला गया,
ठीक है, जिससे क्या हो गया, इन दोनों के नतीजे में स्टैटिक पावर वो ऊपर चला गया। सही है। सो इसका मतलब ये है कि सब थ्रेशोल्ड स्विंग डिटरमिन्स कि आप वीडीडी को कहां तक रिड्यूस कर सकते हैं। सो दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट कंक्लूजन कि सब थ्रेशोल्ड स्विंग डिटरमिन्स द मिनिमम सप्लाई वोल्टेज। ठीक है, सारी जो गेम है वो पावर कंजम्पशन की है। You reduce this dynamic power consumption, but the static power goes up. तो there is a sort of trade-off कि आप एक खास हद से नीचे इसको नहीं ला सकते। अगेन ये स्लाइड्स आप पढ़ लो, इसमें ज्यादा यही बातें हैं। Sub threshold swing must be minimized to minimize I-off current, must be minimized to minimize VDD। ठीक है, अगर आपने सब थ्रेशोल्ड स्विंग को कम कर दिया तो आप आई ऑफ को भी कम कर सकते हैं, आप वीडीडी को भी कम कर सकते हैं। अनफॉर्चुनेटली द सब थ्रेशोल्ड स्विंग इज द प्रॉपर्टी ऑफ मैन्युफैक्चरिंग या कंस्ट्रक्शन। ठीक है, और इन मॉसफेट ज्यादातर केसेस में जो सब थ्रेशोल्ड स्विंग है इसको आप 60 मिलीवॉट पर डेकेड से एट टेम्परेचर ऑफ 300 केल्विन कम नहीं कर सकते। ठीक है, फंडामेंटल लिमिट्स कि आप इसको कम नहीं कर सकते बिकॉज ऑफ द कंस्ट्रक्शन। 60 मिलीवॉट पर डेकेड से आप इसको कम नहीं कर सकते। तो दैट्स द लिमिटेशन के फिर ये जो वीटीडी और आई ऑफ है उस पे ये कंस्ट्रेंट लागू हो जाता है। ठीक है, द नेक्स्ट इज व्हाट इज द इफेक्ट of drain voltage. So question is, how does the drain voltage affect VID? जो drain voltage है उसका और जो drain current है इन दोनों का आपस में क्या रिलेशन है। ठीक है, so the answer is कि in several different ways वो एक दूसरे को अफेक्ट करते हैं। ठीक है, और उसको एक्सप्लेन करने के लिए लेट्स विजिट दिस ग्राफ अगेन। यू नो के एक्स एक्सिस पे हमारे पास VDS है, वाई एक्सिस पे हमारे पास ID है। सो इन द लीनियर रीजन, ये जो रीजन है दिस इज आवर लीनियर रीजन, इसमें क्या बिहेवियर है कि ID is approximately equal to VDS, या आप यूं समझ लें कि एज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। जितना आप VD को इंक्रीज करेंगे इस साइड पे उतना ही ID इंक्रीज होगा। ठीक है, बट इन द सैचुरेशन रीजन, ठीक है, इन द सैचुरेशन रीजन द स्टोरी इज डिफरेंट। ठीक है, आइडियली जो आइडियल ट्रांजिस्टर था उसका हमने ये कहा था कि वो यहाँ पे पहुंचते और फिर यहाँ बिल्कुल फ्लैट हो जाते हैं। ठीक है, ये आइडियल, बट एक्चुअली ये फ्लैट नहीं होता एंड इट हैज अ स्लोप। हमने हमेशा कहा कि स्लोप इज बिकॉज ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है, सो देयर इज अ फाइनाइट रेजिस्टेंस इन रियल मॉसफेट, देयर इज अ फाइनाइट आउटपुट रेजिस्टेंस। ठीक है, एंड वो जो रेजिस्टेंस है इट इज इक्वल टू द स्लोप ऑफ ID वर्सेस VDS कर्व। ये ID वर्सेस VDS कर्व है, इसका जो स्लोप है वो इसका R0 है। ठीक है, सो दिस इज वन इफेक्ट ऑफ VDS के जितना ये स्लोप है कम है या ज्यादा है, इट डिपेंड्स के सिचुएशन रीजन में VDS क्या है। जैसे इधर VDS कम है, ठीक है, तो स्लोप ये है। ठीक है, फिर इधर ज्यादा होता है तो स्लोप जो है वो ये है। ठीक है, सो डिपेंड्स ऑन द VDS। इफेक्ट ऑफ VDS ऑन ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक, तो वो पिछला वाला जो था ये आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक था,
अब ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक पे क्या होता है इसका इफेक्ट, वो भी हम एक्सप्लेन कर चुके हैं पिछले स्लाइड्स में कि ये क्या करता है। ये अगर इस एक्सेस पे VGS है और दिस इज VDS1, दिस इज VDS2, ठीक है। सो जितना ये ज्यादा होगा उतना ये जो स्लोप है, ठीक है, ऑफ करंट, ये ज्यादा होगा। इसका मतलब है कि करंट ज्यादा फ्लो करेगा। तो जितना आप VD को स्ट्रॉन्ग करेंगे उतने चैनल के अक्रॉस वो करंट को तेजी से अपनी तरफ खींचेगा, या करंट ज्यादा होगी। चार्ज को तेजी से अपनी तरफ खींचेगा तो करंट का फ्लो ज्यादा होगा। इफेक्ट ऑफ VDS इन सब थ्रेशोल्ड रीजन। अब एक और चीज है जिसको हम कहते हैं डिबल। डिबल का मतलब है ड्रेन इंड्यूस्ड बैरियर लोअरिंग। ड्रेन इंड्यूस्ड बैरियर लोअरिंग। अच्छा, अब इसको समझ लें कि इसका क्या मतलब है। इसका मतलब ये है कि देखो, अगर ये ट्रांजिस्टर है, ठीक है, तो इसमें एक सोर्स है, एक ड्रेन है, ठीक है, इनके दरमियान एक बैरियर है, ठीक है। वो बैरियर क्या है? वो बैरियर इलेक्ट्रॉन्स को इधर से इधर नहीं आने देता, ठीक है। तो दैट इज बैरियर, ठीक है। और दिस इज आवर ड्रेन, दिस इज आवर सोर्स। इसका मतलब क्या है? ड्रेन इंड्यूस बैरियर लोअरिंग। इसका मतलब है कि ये काम हो जाए, ये किसी तरह ये जो बैरियर है ये नीचे हो जाए। मतलब पहले इधर था और अब लेट से इसकी जो हाइट है वो कम होके ऐसे हो जाए। तो दिस इज कॉल्ड ड्रेन इंड्यूस्ड बैरियर लोअरिंग। ये पैरामीटर जो है, इट इज द चेंज इन VG पर चेंज इन VD एट द सेम ID। ये इसकी डिफिनेशन है इन द सब थ्रेशोल्ड रीजन। सो इसका यूनिट है मिलीवोल्ट पर वोल्ट। सो डिबल को अगर मैं फॉर्मूला लिखूं, इट इज बेसिकली डेल्टा VG बाय डेल्टा D। और चूंकि सोर्स हमेशा इन मोस्ट में ग्राउंड पे होता है, सो डेल्टा VGS बाय डेल्टा VDS, ठीक है। सो दिस इज ड्रेन इंड्यूस्ड बैरियर लोअरिंग। अच्छा, ये क्यों इंपॉर्टेंट है ड्रेन इंड्यूस्ड बैरियर लोअरिंग? इस पे भी आगे स्लाइड्स में और डिटेल है। जब हम एनर्जी बैंड डायग्राम एक्सप्लेन करेंगे EBD, तो मैं इसको भी और एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। फिलहाल आप डिफिनेशन को समझ लें, ड्रेन इंड्यूस्ड बैरियर लोअरिंग का क्या मतलब है। ओके, सो ड्रेन नॉन आइडियलिटीज वो क्या है? वो ये है कि थ्रेशोल्ड वोल्टेज डिपेंड्स ऑन VDS। ये हमने देख लिया कि अगर आप इसको नीचे करेंगे तो थ्रेशोल्ड वोल्टेज चेंज होगा। देयर इज अ नॉन इनफाइनाइट आउटपुट रेजिस्टेंस जिसकी वजह से स्लोप आता था R0, और देयर इज ड्रेन इंड्यूस्ड बैरियर लोअरिंग, ठीक है। तो ये ड्रेन की वजह से, यानी इसको नॉन आइडियलिटीज क्यों कहते हैं? व्हाई इट्स कॉल्ड नॉन आइडियलिटीज? इसलिए कि आइडियल बिहेवियर ये है कि इधर तक जाओ और फिर फ्लैट हो जाओ, ऐसे। ये आइडियल बिहेवियर है। क्या मतलब है? कि VDS की वैल्यू जो भी हो, ID हमेशा सेम रहना चाहिए। सो दिस इज द आइडियल बिहेवियर। लेकिन एक्चुअली ऐसे नहीं होता। एक्चुअली क्या होता है? एक्चुअली इस तरह होता है कि इधर आप जाओगे और इधर से फिर विद अ स्लोप आप ऊपर जाओगे। ये जो स्लोप है, दिस इज इक्वल टू R0, ठीक है।
और फिर इसी कंटेक्स्ट में डिबल भी आता है कि डिबल क्या चीज है, उसकी मैंने डिफिनेशन कर दी और ज्यादा डिटेल फिर एनर्जी बैंड डायग्राम में आपको बताऊंगा। क्लियर है कि नहीं? जी सर। सो यस, फिर इसकी डिफिनेशन है चेंज इन वीजीएस पर चेंज इन वीडीएस, ठीक है। और आइडियल बिहेवियर ये है कि आईडी शुड बी इंडिपेंडेंट ऑफ वीडीएस सैचुरेशन रीजन में, लेकिन एक्चुअली ऐसे नहीं होता। और फिर यहाँ पे एक प्लॉट है, लेकिन मैं इस प्लॉट को अभी एक्सप्लेन नहीं करता, जब एनर्जी बैंड डायग्राम होगा तो उसको एक्सप्लेन करेंगे। तो ये 4 पैरामीटर्स हमने पढ़ लिए। ऑन करंट, और ऑन करंट से सर्किट के स्पीड पे क्या इफेक्ट आता है, ऑफ करंट, और ऑफ करंट से सर्किट के पावर कंजम्पशन पे, स्टैटिक पावर कंजम्पशन पे क्या इफेक्ट आता है, डायनामिक पावर कंजम्पशन पे, सब थ्रेशोल्ड स्विंग, अगेन स्टैटिक पावर, डायनामिक पावर और डिबल, ठीक है। ये 4 पैरामीटर्स हैं जो हमने अभी तक पढ़े। सही है? कोई Yes. क्वेश्चन है? नो No, sir. सर आज के लिए इतना काफी है सर। सर आज के लिए प्लीज काफी है इतना, क्योंकि अब सर इसके लिए काफी नेट का भी इशू आ रहा है। और सर अभी तो नहीं आ रहा ना, अभी तो सही हो गया ना? सर आ तक जाता गए है हैं। दरमियान में, और रमजान भी है। प्लीज सर। सर प्लीज सर आज के लिए ये काफी है सर। नहीं, अभी तो देखो 18 स्लाइड्स ये हैं, सही है। और 5C में कितने? नहीं, ये नहीं है सी में। फिर ये 18 स्लाइड्स तो कवर कर लेना ये वाले। ना सर प्लीज, खैर है, नेक्स्ट बार ये साथ साथ कर लेंगे। इस तरह कर लो, ब्रेक ले लेते हैं और उसके बाद कंटिन्यू कर लेते हैं। सर 12:30 पे हमारा लेट भी है सर, ये आधा घंटा तो हमारा ब्रेक हो जाएगा। सर 1-1.5 घंटे की लैब होती है सर, उसके लिए भी थोड़ा रेस्ट करना होता है सर बीच में। फिर ऐसे है कि ये देखो, ये मेरे चैनल पे वीडियो लेक्चर रिकॉर्डेड पड़े हुए हैं, ठीक है। मैं उसको शेयर करता हूँ। सर ये पब्लिक नहीं है, शो नहीं होते। नहीं, ये सारे तो आपको तो नहीं होंगे ना, जो मैं शेयर करूंगा तब वो शेयर होंगे ना, पब्लिक नहीं है। नो सर आप तो पढ़ाए ना। जी सर आप खुद लेक्चर लेना। क्या सर कह रही सर आप खुद पढ़ाए ना। नहीं, तो ये जो रिकॉर्डेड है इसमें मैं नहीं हूँ। सर लाइव क्लास में बहुत अच्छी समझ आती है, सच में सर, बहुत अच्छी। सर पता ना लेक्चर सुनने का ना टाइम ही नहीं मिलता रमजान में रूटीन बहुत ज्यादा हेक्टिक है। सैफुल्लाह माइक ऑफ असल कर। में ना आपने आखिरकार आपने सच बोल दिया ना। मसला ये है कि आप लोग जो है ना, आप लोग हमसे ज्यादा मसरूफ हैं, हालांकि हमारे 100 काम होते हैं, लेकिन आप लोग नहीं इतने सर। मसरूफ हैं कि आप इतने मसरूफ है कि जो है ना सर आप रिकॉर्डेड वीडियो काम लेक्चर नहीं देखते। हमारे सर भी हमारे आपके घर वाले भी बहुत काम कराते हैं सर। बहुत ज्यादा काम काम ही अभी तो आप बच्चे हैं, अभी तो खुद बच्चे हैं आप, जब आपके अपने नहीं सर, बच्चे होंगे फिर जाएंगे, ठीक है। अभी आप सर घर के फारिग हैं। सारे काम करने होते हैं। नहीं सर हॉस्टल में फारिग हो सकते हैं, घर पर हो तो नहीं फारिग होते। सर एक एक्चुअली सेकंड हमें ना 4 लैब्स हैं और 4 और कोर्सेज हैं, तो बहुत ज्यादा टफ हो जाता है सर उनको कवर करने में, ये कोर्स कवर करने में। और सर रमजान की वजह से ज्यादा हो गया कि सहरी अफ्तारी की टाइमिंग्स आपकी निकल जाती हैं।
वो सर मतलब सर मैंने आपके सारे लेक्चर्स सुने हैं, पहले वाले सारे अभी लेक्चर्स मैं सुने हैं सर। अभी मैं एंड करूंगी, कंटिन्यू करूँ? सर ब्रेक लेके एंड फिर करें। कंटिन्यू। सर एंड सर सर यूनिवर्सिटी 12:30 में पे ये हमारा होता है लैब कि भी है लैब सर। उसी टाइम खत्म हो लैब जाती है। यहाँ पे 12 हमारे पे। लैब के पूरे पूरे दिन दो दिन लगते हैं एक एक लैब पे, तो बाकी चीजों के लिए इतना जी टाइम सर। नहीं बचता। और सर कुछ नहीं लैब्स ऐसे हैं जो कि बिल्कुल हम खुद कर रहे होते हैं, तो सर टाइम लग जाता है। नहीं, लेकिन मेरी क्लास 9 बजे शुरू होती है और 12 बजे खत्म होती है, तो अभी तक तो मेरे क्लास में 50 मिनट बाकी हैं। सर सर आज के ठीक लिए है, काफी है लेकिन ना ये फिर? हमारा लैब है ना, ठीक है, उसके लिए सर भी सर लैब है हमें सर, थोड़ा प्लीज। ठीक है। अगर आप ये कहते हैं कि आज के लिए काफ़ी है, तो जो रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर हैं वो मैं अपलोड कर रहा हूँ, ठीक है? उसमें कोई मसला हुआ मैं उसको रिपीट कर लूँगा इख्तिसार के साथ, ठीक और ठीक है। ठीक है सर। ओके सर। खत्म कर दिए, सही है सर। ठीक है? और नेक्स्ट वीक जो है ना, मैं लाजमन क्विज लूंगा। अभी तो मैंने इसलिए नहीं लिया कि सर आप लोग कह रहे हैं कि इंशाल्लाह सर। हमारे अकाउंट ब्लॉक हैं, तो फिर नेक्स्ट वीक में ये बहाना नहीं चलेगा। नेक्स्ट वीक क्लास से पहले क्विज होगा, और नेक्स्ट वीक आखिरी वीक है कि उसके बाद वीक है? उसके बाद भी है सर एक। सर नेक्स्ट वीक जो है वो लास्ट वीक है, उसके बाद मिड टर्म है। सर नेक्स्ट 7th वीक है, और 7th वीक के बाद हमारा मिड टर्म होता है। नहीं सर, ईद के बाद है मिड टर्म सर। नहीं, देखो ना, नेक्स्ट का मतलब है 4th, ठीक है? और 4th के बाद फिर है 11th। यस सर। सर नेक्स्ट वीक लास्ट वीक है, क्योंकि 4th के बाद हमें छुट्टियां भी हो जाएंगी, और फिर उसके बाद 17 से एग्जाम्स हैं। ईद जो है वो 14-15 को है ना? ना सर, इतना दूर भी नहीं है। हाँ, तो इसका मतलब है कि 4th को एक क्लास होगी और 11th को एक क्लास होगी। 11 को और क्लास नहीं होगी, 12 को ईद है शायद, इस वजह से भी। सर 7 सर ईद के तो बाद कोई हमें पता नहीं छुट्टियां हैं कब ना। होगी सर। 12 को ईद हो नहीं, हमने पहला बताया। तो लेकिन सर सर 12 मतलब 13 11 इसमें। सर 11 12 13 में छुट्टियां आ रही है ना, इसलिए क्लास नहीं होगी सर। 4th को जो लास्ट क्लास है, 7th वीक के बाद वैसे भी मिड टर्म होता है। अच्छा, ठीक हो गया, बस ठीक है। फिर आप कहते हैं तो खत्म करते हैं। नेक्स्ट वीक फिर एक नहीं 2 क्विज़ेस होंगे, अगर वो लास्ट वीक है तो। सर वो नेक्स्ट क्लास के वीक एंड पे लेना सर, ठीक है क्लास के नेक्स्ट वीक स्टार्ट में अगर ले लेना। लास्ट वीक है ना, तो फिर 2 क्विज़ेस होंगे, और एक मैं आपको और सर एक असाइनमेंट दिन देने पे ना वाला हूँ। ले सर, एक क्लास के दिन पे ले, और जिस दिन क्लास होगी एक फिर वीकेंड पे ले सर, तो इस तरह करेंगे फिर। नहीं तो फिर इस तरह कर लेते हैं कि मैं जो है एक क्विज उससे पहले ले लेता हूँ, कल ले लेता हूँ, परसों ले लेता हूँ, आप बताओ। ये सर आप जब भी ले, लेकिन एक दिन पे 2 ना लें सर, फिर ये मुश्किल हो जाता है। चलो मुझे आप बताओ कि आपकी कल क्लास है? यस सर है। जी सर। थर्सडे सर नेक्स्ट सर 3 फ्राइडे क्लासेस को सैटरडे क्लास को ले है लें, फिर। उनके सैटरडे साथ को। सर लैब्स भी हैं। फ्राइडे को क्विज लें? सर फ्राइडे की जो 9 हमारी सर क्लास लैब होती है वो क्लास 5 बजे तक चलती है, 6 बजे तक, सर 5:30। सैटरडे को ले लें। सैटरडे को लूं क्विज? जी सर। सर आपकी मर्जी है, लेकिन सर जुमे के बाद, मतलब हफ्ता इतवार इस। ठीक है, सैटरडे को फिर 9 बजे क्विज होगा, ठीक है? ठीक है सर। मैं अभी उस पे डाल लेता हूँ क्लासरूम पे, सैटरडे को 9 बजे। और 9 बजे ना रखें, 11 बजे सर तक। क्लास के एंड पे लें। यस सर 11 बजे तक लें सर, क्लास के एंड पे। सैटरडे को 11 बजे आपकी तो रखते हैं, क्लास की। यस सर। सही है? जी जी सर, होगा, 11 और बजे फिर ठीक है। ठीक है को 9 बजे एक दूसरा क्विज होगा। ठीक है सर। और असाइनमेंट 2 भी जो है ना, वो भी मैं अपलोड कर लूंगा। तो आपने फिर या हमसे पहले
पहले जमा करनी होगी, ठीक है। नो सर, सर अगली क्लास तक सर सर। असाइनमेंट तो मेट से पहले देंगे ना सर जब भी, लेकिन टाइम ज्यादा डाले उसमें। सर अगली क्लास तक सर। हाँ, तो मैं असाइनमेंट की जो डेडलाइन है वो 4th नहीं होगी, वो 11th होगी, क्योंकि कुछ मटेरियल असाइनमेंट में से ऐसे होगा जो कि अभी तक कवर नहीं है ना, तो इसलिए वो असाइनमेंट की डेडलाइन है वो होगी 10 मार्च 12 बजे तक, ठीक है। तो ठीक ये है आप सर। याद रखो, मिड टर्म और 2 सर असाइनमेंट्स आपकी होंगे। आवाज पे ऐसा ऐसा कटने लगी सही है सर। मैं कह रहा हूँ कि मिड टर्म से पहले 2 क्विजेस होंगे और 2 असाइनमेंट होंगे। एक असाइनमेंट हो चुका है, एक और होगा, और 2 ठीक है क्विजेस सर। होंगे। एक क्विज सैटरडे को है और दूसरा क्विज ट्यूसडे को है। सर सही है सर। क्विज जो होंगे वो एमसीक्यू टाइप होंगे? जी जी, एमसीक्यूज टाइप होंगे। और सर न्यूमेरिकल्स भी हो सकते हैं इसमें? एग्जैक्टली, न्यूमेरिकल भी हो सकता है कि पूरा का पूरा न्यूमेरिकल सॉल्व करो और उसका जो आंसर है वो बताओ कि वो क्या है। सर न्यूमेरिकल किस टाइप के आ सकते हैं? मतलब कि हम लोगों ने ना अभी तक थ्योरी पढ़ी है और हमने ये लेआउट्स पढ़े हैं, एरिया फाइंड करना पड़ा है, इस तरह की चीजें। जैसे सर प्रॉपर हमने तो एक प्रॉपर मतलब फॉर्मूलाज होते हैं उस तरह तो फिलहाल नहीं पढ़ा ना सर। जैसे एरिया है तो एरिया के एमसीक्यूज बन सकते हैं ना। ठीक है सर, इस तरह वाले न्यूमेरिकल सही है सर। सर मतलब हम फिर अगर स्टिक डायग्राम ड्रॉ करनी तो नहीं आ सकती, क्योंकि सर ड्रॉ तो नहीं हो सकता फिर। सर अभी क्लास नहीं, खत्म हुई? 6 टाइम डायग्राम अगर ड्रॉ करना हो तो फिर वो आप अपलोड करेंगे, ड्रॉ करके अपलोड ठीक है करेंगे। सर, ठीक है सर, यस सर, सही है सर। आज के लिए क्लास खत्म, और जो मटेरियल है इस वीक का वो मैं अभी अपलोड कर रहा हूँ, ठीक है। ठीक है सर। ओके सर। सर 5B तक सुनना है ना लेक्चर? नहीं 5C तक वो मैं भी अपलोड कर रहा हूँ, जो इस वीक के हैं वो आप सुने, यानी जितना हो गया इस अभी तक और जितना मैं अपलोड कर रहा हूँ उसमें जो मैंने नहीं कवर किया वो भी आप देखें। नेक्स्ट टाइम हम उसको डिस्कस करेंगे मुख्तसरन, जो आपके क्वेश्चंस हैं वो मैं आंसर करूंगा और फिर आगे जाएंगे। ओके सर। ठीक है सर, इंशाल्लाह। ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज सर। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज सर। अल्लाह हाफिज सर।